हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ यूनिट 2 और इसमें हम देखेंगे साइट सिलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें एंड टेक्नोलॉजी सिलेक्शन से। और लास्ट इसमें देखेंगे चॉइस ऑफ ओनरशिप। एंड ये दोनों ही टॉपिक्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जाम से। देखते हैं, फर्स्ट है हमारे पास में इम्पोर्टेंस ऑफ साइट सिलेक्शन। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अ बिजनेस लोकेशन अफेक्ट्स एक्सेसिबिलिटी, विजिबिलिटी एंड कॉस्ट। एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, जैसे मॉल्स होते हैं वो आइडियल होते हैं एक रिटेल आउटलेट के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा फुटफॉल होता है एंड फुट ट्रैफिक ज़्यादा होता है। ठीक है। बाकी हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे हम बोलें, जो टेक स्टार्टअप्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं आईटी पार्क को। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है उनको। अब फैक्टर्स जो इस चीज़ को इफेक्ट करते हैं साइट सिलेक्शन को, वो हैं हमारी प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, कॉस्ट फैक्टर, और हम बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जैसे हम बोले प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, इसका मतलब जो क्लोजर लोकेशंस होती हैं वो हमारा डिलीवरी टाइम जो होता है और डिलीवरी कॉस्ट जो होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कॉस्ट फैक्टर, यानी कि जहाँ पे लोअर रेंट होता है वो हमारा कहीं ना कहीं पैसा सेव करेगा। बट कहीं ना कहीं हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारी विजिबिलिटी है वो अफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम बोलते हैं, जो फैक्टर थर्ड इफेक्ट करता है वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि गुड ट्रांसपोर्ट लिंक मिलते हैं और यूटिलिटीज जो हमारी होती हैं वो इम्प्रूव होती हैं। और कहीं ना कहीं ये सब हमारी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। इसका एग्जाम्पल लेंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो थ्राइव करती हैं नियर इंडस्ट्रियल हब, वाइल अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई भी होती है वहाँ पे। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे एक लोकेशन है, एक बिजनेस की फाउंडेशन होता है। अगर साइट सिलेक्शन गलत है तो बिजनेस की ग्रोथ काफी इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट इज हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग साइट सिलेक्शन। तो अभी अभी हमने ये देखा था प्रॉक्सिमिटी टू टारगेट जो था हमारा, कॉस्ट फैक्टर था, इंफ्रास्ट्रक्चर था। हम अपने कंपटीशन को भी देखेंगे, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी होता है हमारा, और नेक्स्ट इज हमारे कॉस्ट फैक्टर्स भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे हमने कंपटीशन देखा है, अब सपोज करो मैं एक बेकरी शॉप ओपन कर रही हूँ और मेरे नेक्स्ट में लाइक 2-3 हाउसेस छोड़ के या 2-3 शॉप्स छोड़ के एक बेकरी शॉप है, तो कहीं ना कहीं वहाँ कंपटीशन ज्यादा होगा। ठीक है। एंड सेकेंडरी थिंग हम ये बोल सकते हैं कि जैसे हमारा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, तो अगर मैं ऐसा कोई बिजनेस खोलना चाहूँ जिसके जो परमिट्स हैं या फिर जिसके जो रेगुलेशंस हैं वो डिफिकल्ट टू गेन है, या फिर बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, वी विल नॉट ऑप्ट फॉर दैट उस साइट के लिए। जैसे मुझे कोई आटा मिल खोलनी है एंड आई नो दैट कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, तो आई विल नॉट ओपन दैट इन लाइक बहुत ही क्राउडेड एरिया में और जहाँ पे टोरेंट की पावर सप्लाई होगी। मैं एक ऐसा रीजन चूज करूंगी जहाँ पे जो पावर सप्लाई है वो या गवर्नमेंट की है या फिर विलेज साइड में जहाँ पे मुझे सब्सिडी मिल सकती है। ऐसा कुछ हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कि आप कैसे एनालाइज करते हो या कैसे हम लोकेशन को सेलेक्ट करते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक हम देख सकते हैं। सबसे पहले हमें अपना क्राइटेरिया डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्राइटेरिया डिफाइन करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा आपको कैसा बिजनेस ओपन करना है, आपको कैसा क्राउड चाहिए। तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं पहले रिसर्च करनी पड़ेगी। तो जब हम रिसर्च करेंगे हम बहुत सारी लोकेशंस को विजिट करेंगे, हम अपना क्राउड देखेंगे, हम अपना पॉकेट भी देखेंगे कि हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है या फिर हम परचेज कर रहे हैं। जब हम सारे प्रोज एंड कॉन्स देख लेंगे, सब एनालाइज कर लेंगे, तब हम डिसीजन लेते हैं एक बेटर साइट। चलो जैसे एग्जांपल्स हम लेंगे, सम एग्जांपल्स ऑफ चूजिंग टेक्नोलॉजी, लाइक हम स्मॉल स्केल बिजनेस ले लेते हैं। जैसे एक कैफे का एग्जांपल मैंने कई बार दिया है तो उसी को ले लेते हैं। एक स्मॉल कैफे है जो अपनी बिलिंग सिस्टम के लिए एक अफोर्डेबल और सिंपल पीओएस सिस्टम लेना चाहिए। जैसे पेटीएम वगैरह, ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं लेना है उसको। ठीक है, कि लोगों को पेमेंट में प्रॉब्लम हो। और जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे एस्टैब्लिश्ड कंपनी है या फिर पहले ग्रोइंग स्टार्टअप्स देखते हैं कि जैसे ग्रोइंग स्टार्टअप्स है, अगर एक स्टार्टअप को एक्सपेंड करना है तो उन्हें स्केलेबल टेक्नोलॉजीज का यूज करना चाहिए, जैसे कि जो अमेजोन की वेब सर्विसेज हैं, और क्लाउड होस्टिंग भी हम बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट इज हमारा एस्टैब्लिश्ड कंपनीज जो हैं,
जो बड़ी कंपनीज हैं जो एआई और मशीन लर्निंग टूल्स का यूज करके अपने ऑपरेशंस और कस्टमर सर्विस को ऑपरेट करती हैं, जैसे वो चैटबॉट्स वगैरह का यूज करती हैं कस्टमर सपोर्ट के लिए। आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो सेकंड टॉपिक है हमारा चॉइस ऑफ ओनरशिप। इसमें हम ये चारों टाइप्स पढ़ेंगे। बिजनेस ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। इक्वल वोटिंग राइट्स और डिसीजन मेकिंग होती है सारे पार्टनर्स के लिए यहाँ पे। जो प्रॉफिट मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन या यूसेज के बेसिस पर वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो प्रॉफिट होता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना ही ज्यादा डिसीजन मेकिंग स्लोअर हो जाता है। ठीक है, अब डिसएडवांटेज यही हम लिख देंगे कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है बिकॉज डेमोक्रेटिक अप्रोच की वजह से। नेक्स्ट इज हमारा एस्टेब्लिश करना और मेंबर बेस बिल्ड करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे हमारी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स हैं, या हम बोल देते हैं जैसे मिल्क प्रोड्यूसर्स का एक ग्रुप है, या हम बोलते हैं हमारी हाउसिंग कोऑपरेटिव्स हैं जैसे रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटीज एंड ऑल होते हैं। अब लास्ट है हमारा इश्यूज इन सिलेक्टिंग ओनरशिप। ठीक है, अब एक बिजनेस का राइट ओनरशिप टाइप सेलेक्ट करना आसान तो नहीं होता है, यानी कि बहुत सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ती हैं, जैसे लीगल रिक्वायरमेंट, टैक्स कंट्रोल, फंडिंग और रिस्क। तो चलिए हर इश्यू को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं हमारी लीगल इम्प्लीकेशंस। ठीक है, येलो कलर में जो है लीगल इम्प्लीकेशंस, यानी कि सबसे पहला इशू है लीगल इम्प्लीकेशंस। हर ओनरशिप स्ट्रक्चर का अपना अलग लीगल फ्रेमवर्क होता है, यानी कि जैसे सोल प्रॉपर्टियर के लिए काम जो होता है वो कम होता है, लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, लेकिन उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अब हम बोलें जो पार्टनरशिप्स और कॉर्पोरेशंस हैं उसमें जो लीगल ऑपरेशंस हैं या ऑब्लिगेशंस हैं या फिर हम बोलें रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंस है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर सूटेबल है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी टैक्स कंसिडरेशंस। तो टैक्स कंसिडरेशंस जब हम देखेंगे तो ओनरशिप टाइप के हिसाब से ही टैक्स ट्रीटमेंट भी अलग होता है। जैसे सोल प्रॉपर्टीयरशिप के लिए देखेंगे उसमें प्रॉफिट पर्सनल इनकम के हिसाब से होता है, तो वहाँ टैक्स भी उसी अकॉर्डिंग कटता है। बट जब हम कॉर्पोरेशंस या फिर कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है तो कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसीलिए टैक्स का इम्पेक्ट समझना बहुत ज़रूरी है ओनरशिप सेलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम ये बोल सकते हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को भी हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि हमें कंप्लीट कंट्रोल चाहिए तो हमें सोल प्रॉपर्टीयरशिप हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। बट अगर हमें कंप्लीट ओनरशिप नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं या फिर हम और चीज़ों को भी मैनेज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप और कॉपरेशंस देखने पड़ेंगे, वो बेटर हमारे लिए ऑप्शन रहेगा। बट वहां पे कहीं ना कहीं हमारा कंट्रोल कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज हमारा फंडिंग की नीड्स। तो जब हमारे पास हमें पता है कि सोल प्रॉपर्टीयर बोले हम या फिर पार्टनरशिप बोले, इसको ना ज्यादा अपनी सेविंग्स या लोन पर डिपेंड करना पड़ता है। यानी कि जो हमारी जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं उसके शेयर्स होते हैं, शेयर्स इश्यू करके आप कैपिटल रेज कर सकते हो। तो मतलब जो एक ही बहुत बड़ा एडवांटेज है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। तो अगर हमें फंडिंग सोर्सेज समझना है या हमारे लिए क्या रिक्वायरमेंट है हमारे ग्रोथ प्लान्स के लिए, तो वो भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। लास्ट वन इज हमारा रिस्क एंड लायबिलिटी, यानी कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। रिस्क और लायबिलिटी क्यों है हम देखते हैं। जैसे सोल प्रॉपर्टीयरशिप होती है उसमें ओनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर बिजनेस लॉस करे तो आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं जो आपने गिरवी रखा है या जो लो आपने लोन लिया है उसके बिहाफ पे कुछ रखा है तो वो भी आपका चले जाएगा। अब वहीं हम कॉर्पोरेशंस में देखते हैं कि जैसे शेयर होल्डर्स जो होते हैं हमारे, उनकी लायबिलिटी बहुत ही लिमिटेड होती है, जो एक सेफर ऑप्शन है। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं अपने ओनरशिप में। ठीक है, दैट्स टुडे, थैंक यू।